गाइस एंड वेलकम टू विद्या फर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और क्लास 12th इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स में ये है यूनिट नंबर 2 और हम पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे मनी का मीनिंग क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, हाई पावर्ड मनी क्या है ना, मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई के मेजर्स क्या है। ये सारे जो टॉपिक हैं वो हम फटाफट जल्दी जो है रिवाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मनी से, मनी के मीनिंग से। तो मनी के बारे में बातचीत करने से पहले हमें बात करना पड़ेगी बार्टर सिस्टम के बारे में। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मनी की जरूरत कहां से पड़ी? जब बार्टर सिस्टम, जैसे हम लोग जानते हैं कि कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, है ना, कोई एक चीज दे करके दूसरी चीज खरीदने वाला का जो पहले ट्रांजेक्शन होता था उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। अब वो जो प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो निकाले, वो जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जिस चीज ने दिया उसी चीज का नाम है मनी। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम उसमें क्या आने लगी? उसमें पहली प्रॉब्लम ये कि जैसे आपने चीजों को स्टोर नहीं कर सकते हैं या फिर आप फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि इसे फॉर एग्जांपल आज किसी व्यक्ति ने किसी को जो है गाय दी, मतलब मान लीजिए एक भैंस दी, ठीक। अब उसने 6 महीने तक उस भैंस को यूज किया। अब 6 महीने बाद उसको वापस पेमेंट करना है, तो वो कितना पेमेंट करेगा? एक भैंस के साथ में क्या एक बछड़ा? और नहीं हुआ तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकला? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला मनी से। तो मनी ने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। मनी ने कौन कौन सी प्रॉब्लम सोल्व की? वो पहली प्रॉब्लम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखिए बार्टर सिस्टम में जो कॉमन मीडियम नहीं था भाई। जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास फर्नीचर है और मुझे जो है चाहिए, मान लीजिए गेहूं चाहिए, तो अब मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो फर्नीचर ले ले और गेहूं दे दे। तो ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थी। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे निकला? मनी से निकला। मनी से इसका जो है सॉल्यूशन आया। तो मनी के कुछ फंक्शंस है, सीधे उनकी बात करते हैं। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। आप चीज़ों को काउंट कर सकते हैं कि आज जैसे कि एक किलो हम मेजर कर रहे हैं, किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, उसमें अपना कहीं से किलो में मेजर कर रहे हैं, वेट में मेजर कर रहे हैं, इसी तरीके से लीटर में मेजर कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने के लिए कि ये टी शर्ट कितने की है, बोले 400 रुपये की, तो उसको हम काउंट कर पा रहे हैं। किस में काउंट कर पा रहे हैं? मनी में काउंट कर पा रहे हैं। और थर्ड इसका जो फंक्शंस है वो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी कि फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर में पेमेंट, जैसे कभी मैं भैंस वाली बात कर रहा था कि उसमें पेमेंट कैसे किया जाए, बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पेमेंट करना आसान है। भाई 6 महीने पहले मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया था, ठीक है, क्या बोले ब्याज क्या लगेगा? बोले 10% लगेगा। 10% प्लस करके पैसे जो है वापस कर दे, वो ये हमको देना है, हम वापस कर दें। मतलब फ्यूचर में कितना पेमेंट देना रहेगा ये हम क्लियर कर पाएंगे। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, हम लंबे समय तक पैसे को रख भी सकते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मनी में 4 मेनली फंक्शन है: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। MS स्क्वायर, है ना, MS स्क्वायर, ये हमारा जो है इसका शॉर्टकट फार्मूला बन सकता है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक, जो इसके फंक्शन है वही, जो भी चीज इन चारों फंक्शन को परफॉर्म करे उसको मनी बोलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई इट मीन द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों के पास कितना पैसा है उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। इसमें इसको मेजर करने के अलग अलग जो है पैरामीटर्स बना रखे हैं। वो पैरामीटर्स कौन कौन से, जिसको हम बोलते हैं M1, M2, M3, M4। अब M1 की यदि हम बात करें तो M1 इट मींस ये कि वो हाईली कहीं के सबसे ज्यादा लिक्विड है। इसमें क्या रहेगा? इसमें करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI। तो यानी कि इसमें मेनली वो पैसे हैं जो बिल्कुल तुरंत काम करते हैं, जैसे कि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इट मींस ऐसे डिपॉजिट जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं
या एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। आजकल तो डिजिटल पेमेंट आ गया तो उसके थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट M2। M2 एक मेजरमेंट है, तो M2 में हम क्या चीज़ें लिखते हैं, M2 में हम M1 यानी कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसे जमा करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में जो पैसे जमा किया है वो भी इसमें काउंट हो जाएगा M2 में। M3 की यदि हम बात करें तो इसमें M1 यानी कि अगेन वही करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट है ना, प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। टाइम डिपॉजिट इट मीन जैसे फिक्स डिपॉजिट जो होती है, या कुछ एक टाइम बाद ही पैसा आप निकाल सकते हो, तो वो वाली डिपॉजिट भी इसमें शामिल हो जाएगी। M4 इट मीन्स ये है कि टोटल डिपॉजिट, मतलब M4 का मतलब M3 प्लस सेविंग डिपॉजिट, यानी कि इसमें सारी चीज़ आ जाती है। इसमें क्या चीज़ आ गई, करेंसी भी आ गई, डिमांड डिपॉजिट भी आ गया, टाइम डिपॉजिट भी आ गया, और डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी आ गया, एवं डिपॉजिट विद RBI। ये सारी चीज़ें जो है इसमें कवर हो गई। तो ये है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को अलग अलग 4 कैटेगरी में मेजर करते हैं। खैर नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हाई पावर्ड मनी क्या है। हाई पावर्ड मनी मीन्स वो मनी जो ज़्यादा लिक्विड होती है, ज़्यादा काम, मतलब बिल्कुल जैसे कि नोट्स और कॉइन्स जो है उनको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। क्रिएशन ऑफ मनी ये वाला जो टॉपिक है बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस साल हमें सिलेबस में नहीं, 2020-21 वाले साल में ये काम करनी है, तो इसलिए इस सिलेबस में अभी फिलहाल हट गया है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज यदि आप इसको सीखना चाहें तो अब मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बना रखा है, आप इसको जरूर जाकर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैंक के बारे में। जब बैंक के बारे में बात करेंगे तो बैंक 2 टाइप के होते हैं मेनली, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक यानी कि जो आमतौर पे जो बैंक हम देखते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये इस टाइप के जो बैंक आसपास आपके देख रहे हैं, जो जहाँ से जनरल पब्लिक, आम पब्लिक जो है लोन वगैरह ले सकते हैं, पैसे जमा करा सकते हैं, तो उसको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। वैसे बैंक जो है किसको बोला जाएगा, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैंक बोलेंगे जो कि बैंकिंग के 2 मेन फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। दरअसल बैंक वर्ड का मतलब ही होता है, बैंक यानी कि किनारा, हिंदी में बोले तो किनारा। तो किनारा जिस मतलब जो दोनों साइड हो, जैसे कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह है, या फिर जो म्यूचुअल अपना लोन वगैरह देते करते हैं, तो ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ 1 वे काम करते हैं, तो लोन देते हैं या फिर डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन बैंक दोनों काम करता है, दोनों मेन फंक्शन। इसके अलावा अदर फंक्शन जितने भी हैं, जितने भी मतलब चेक देने की फैसिलिटी है, क्रेडिट की फैसिलिटी, वो सब अलग बात है। मैं बात कर रहा हूँ 2 मेन फंक्शन जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन, उसको हम कॉमर्शियल बैंक बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशंस। जो बैंकों का बैंक है, जो अपेक्स इंस्टीट्यूशंस है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है किसी भी देश के सारे बैंकों को कंट्रोल करने वाला जो बैंक है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करता है, उसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक हमारे देश में जो RBI है वो हमारा सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, सेंट्रल बैंक के मेनली जो है 5 फंक्शंस हैं। पहला हो गया करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। करेंसी अथॉरिटी, करेंसी प्रिंट करने का जो एक सोल अथॉरिटी है वो सेंट्रल बैंक है। RBI करेंसी कैसे मतलब करेंसी नोट छापने का जो सिस्टम है वो क्या है, यदि ये आपको जानना है तो आप ये गवर्नमेंट बजट के बारे में आप जरूर, मैंने एक वीडियो बनाया है वो जरूर आप देखें ताकि आपको आइडिया लगेगा। और मॉनेटरी, और इसके अलावा आप जो आप मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो वीडियो है वो भी आप देखें तो आपको आइडिया लगेगा। खैर नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जिस तरीके से हम एक आम व्यक्ति जो है कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट खुलवाता है, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अकाउंट खुलवाएगी कहाँ पर, RBI के पास। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकों का बैंक, बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट है, बैंक कहाँ जाएगी, RBI के पास जाएगी। ठीक है, RBI से लोन भी ले सकती है और RBI के यहाँ पैसे भी जमा कर सकती है।
तो बैंकर टू द बैंक, यानी कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनके अकाउंट खुले हुए हैं कहाँ पर, या उनको रजिस्टर्ड है कहाँ पर, आरबीआई के पास। फिर है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मीन मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। लोगों के पास जो पैसा है उसको कम या ज़्यादा करना, उसको कंट्रोल करने का काम जो है आरबीआई के पास है। अब वो कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन से जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट को जो है मैनेज करने के लिए आरबीआई अपने पास कुछ फॉरेन करेंसीज रखता है, जिसको वो रेट में फ्लक्चुएशन ना आए, या फ्लक्चुएशन को जो है कंट्रोल करने के लिए वो रिजर्व को कभी मार्केट में सप्लाई भी कर देता है और कभी वापस परचेज भी कर लेता है, कभी सेल करता है कभी परचेज करता है। ये अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, ये आप जब फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे तब आपको एक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। खैर, तो सेंट्रल बैंक ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। करेंसी ऑफ अथॉरिटी, बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब हम बात करते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को किस तरीके से कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स में क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो पहला इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट पॉलिसी। इट मीन्स बैंक रेट। बैंक रेट इट मीन्स क्या, इसको आप पढ़ लेना, लेकिन बैंक रेट इट मीन्स ये कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, और लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म लोन देता है। तो जब इकोनॉमी में ऑलरेडी मान लीजिए मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं मतलब मार्केट में डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। ज़्यादा डिमांड क्रिएट करने से क्या होगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है, इसको रोकना है। रोकना है तो क्या करना चाहिए, आरबीआई यदि मान लीजिए बैंक रेट बढ़ा देगा, तो आरबीआई यदि महंगा लोन देगा तो कॉमर्शियल बैंक भी फिर महंगा लोन बांटेगी, और जब महंगा लोन मिलेगा तो लोग जो है लोन कम ले पाएंगे, तो लोगों के पास पैसे थोड़े कम होंगे, मनी सप्लाई थोड़ी कंट्रोल होगी, जिससे कि वो डिमांड कम कर पाए। डिमांड कम करेंगे तो जो है प्राइसेस को थोड़ा रोका जा सकता है। जस्ट इसका अपोजिट डिफ्लेशन के टाइम क्या करना चाहिए, बैंक रेट कम कर लेना चाहिए, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ सके। ज़्यादा पैसा आएंगे तो वो ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वो इसी बारे में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कौन सी सिचुएशन को बोलते हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इट मीन्स ये कि बैंक जो है कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब सेंट्रल बैंक जो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो पब्लिक में बेच देती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक में बेच दी तो क्या होगा कि पब्लिक का पैसा जो है बैंक के पास चला गया, और पब्लिक के हाथ में क्या है, सिक्योरिटी है। तो इससे क्या हो रहा है, मनी सप्लाई कम हो गई। यदि वापस से सेल कर ले तो मनी सप्लाई वापस बढ़ जाएगी। ये भी किस लिए किया जाता है, ये भी जब इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, इसको देख करके किया जाता है। यदि इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई कम करना चाहिए, डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, बैंक रेट पॉलिसी हो गई। इसके अलावा हम एक और बात करेंगे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट की, LRR की। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट में दो रेट होती है, CRR एंड SLR। CRR केस रिजर्व रेशियो, SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR और SLR दोनों को हम प्लस करते हैं तो आता है LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब CRR और LRR मान लो कि 10% है, मैं मान लो बोल रहा हूँ, बिल्कुल होता नहीं है, मान लो कि 10% है, तो LRR कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अब जैसे इकोनॉमी में ऑलरेडी जो है मान लो कि चल रहा है, क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन के दौर में हम क्या, बैंक क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी? देखिए, ये जो रेट है, इस रेट का मतलब ये हुआ, CRR का मतलब ये हुआ कि जितना भी टोटल डिपॉजिट आया है उसका उतना परसेंट, जितना परसेंट आरबीआई ने डिसाइड किया है वो आरबीआई के पास रखना है। और SLR का मतलब ये हुआ कि जितना परसेंट तय किया आरबीआई ने, फिलहाल मैं जैसे एग्जांपल तो बोल रहा हूँ 10%, तो वो 10% पैसा क्या करना है, अपने पास रखना है, यानी कि लोन नहीं बांटना है। तो मैं मान रहा हूँ कि 10% दोनों रेट है, यानी कि 20% हो गया।
तो 20% पैसा रिजर्व में रहेगा, या तो आरबीआई के पास रखा हुआ है या फिर कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रखा हुआ है, तो 80% लोन बांट पाएगी। अब जब इन्फ्लेशन का दौर है, मान लो कि आरबीआई ने ये रेट बढ़ा दिया, तो 30% रेट यदि कर दिया, तो आरबीआई ने 30% कर दिया, तो फिर बैंक जो है 70% लोन नहीं बांट पाएगी, मतलब लोन बांटने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, राइट। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई ऐसा करेगी, या आरबीआई को ऐसा करना चाहिए कि इस रेट को बढ़ा देना चाहिए और डिफ्लेशन टाइम इस रेट को कम कर देना चाहिए। जब भी इस रेट को बढ़ाएंगे, कॉमर्शियल बैंकों की लोन बांटने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, या जिससे कि मनी सप्लाई कम हो सके, राइट। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं है, आगे मॉनेटरी पॉलिसी में यही सब समझाया मैंने। खैर, इसके कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में पहला इंस्ट्रूमेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि आप जैसे मान लीजिए आप लोन लेने गए, तो आपसे पूछा कि भाई कोलेट्रल में क्या आपके पास, आप क्या गिरवी क्या रखोगे। आपने बोला मेरे पास एक मकान है, मान लो 10 लाख रुपए कीमत है। अब मार्जिन रेट 10% है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको लोन मिलेगा कितने का, 10% का लोन नहीं मिलेगा, 90% का लोन मिल जाएगा, 9 लाख तक का लोन मिल जाएगा आपको। अब ये रेट आरबीआई यदि बढ़ा देती है, तो जो है लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, कम कर देती तो कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें बात करें मॉरल सुवेशन, यानी कि एक टाइप से गाइडलाइंस वगैरह देना है ना, उनको कॉमर्शियल बैंक को इकोनॉमी में सिचुएशन क्या है उस अकॉर्डिंग जो है गाइड करने का काम जो है मॉरल सुवेशन है। और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है जो इसमें भी डायरेक्शन वगैरह की बात आ रही है कि भाई कौन से सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन से सेक्टर को कम इंपॉर्टेंस देना है, इस बारे में आरबीआई डायरेक्शन देती है। खैर, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि मनी क्या है। मनी वो है जो चारों फंक्शन परफॉर्म करे। कौन कौन से? स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये एनीथिंग विच परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक करेंसी अथॉरिटी है। सेंट्रल बैंक जो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के मीन्स कौन कौन से हैं? तो ऑलमोस्ट यदि हम ये सारे क्वेश्चन देखें तो सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। मनी के मेजर्स कौन कौन से? M1, M2, M3, M4। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यदि आप मुझे किसी और सोर्स पर देख रहे हैं तो आपने यदि मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी ऐप डाउनलोड करें और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करें। थैंक यू।